सही है आवाज़? अस्सलाम वालेकुम जी। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? बच्चे हम नहीं हैं, हम बच्चे नहीं हैं किसी के। आप किसी के बच्चे नहीं हैं सर, ये क्या बात? अब्बा आदम और अम्मा हवा थे, उसके बाद तो फिर हम सभी उनके बच्चे हैं। हाँ जी। नहीं, कुछ नहीं होता। थेरी को आप एंजॉय करेंगे क्योंकि थेरी पढ़ी हुई है हमने। अच्छा सुने, आज का लेक्चर तो सारा ही लग रहा है, कल का हाफ लेक्चर भी इस टॉपिक पे लगेगा, लेकिन वो हाफ लेक्चर पहला हाफ होगा या आखिरी हाफ होगा ये मैं नहीं बता रहा। प्लस थोड़ी सी चीजें शायद कल छोड़ के मैं रेवेन्यू स्टार्ट कर दूं, तो पहले रेवेन्यू स्टार्ट करके उसको कहीं ब्रेक लगा के फिर कॉस्ट की तरफ भी आ सकता हूँ। इसलिए ये ना सोचना कि कल आप लोग पहले 15-20 मिनट आधे घंटे बाद जाओगे फिर रेवेन्यू स्टार्ट होगा, कॉस्ट से जान छूट जाएगी। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। आपको थेरी लगेगी ही नहीं, हम थेरी पढ़ रहे हैं अभी, आप देखेंगे लगेगा ही नहीं आपको कि थेरी पढ़ रहे हैं। IFRS पढ़ते हैं भाई, IFRS। ओके, इतने तुम फारस। सुपरवाइजर की सैलरी अज्यूम करें 4,000 रुपये है, 40,000 रुपये है पर मंथ, और एक सुपरवाइजर हमें चाहिए टू सुपरवाइज 20 वर्कर्स। भाई जाहिर सी बात है, एक आदमी की लिमिटेशन ही है। सुपरवाइजर का काम क्या है? वर्कर्स को मैनेज करना, सुपरवाइज करना। अब अगर आप एक बंदे के अंडर जो है वो 150 बंदा देते हैं तो उसने क्या होता है? खे मैनेज करना है। खे समझते हैं? डस्ट, ओके। डस्ट, ओके जी, जो कि आज नहीं है बाहर। सुने सुने, तो 20 बंदों को मैनेज करने के लिए हमें एक सुपरवाइजर चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पर मंथ, ये जो पर मंथ है ना, पर मंथ, आज पता लगेगा हमें, ये पर मंथ फिक्स्ड कॉस्ट को शो कर रहा होता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था, याद होगा आपको, कि डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन लेबर की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन वेजेस की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन लेबर को हम सिर्फ उस सूरत में बुलाते हैं जितनी उन्हें हमें उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। और वो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारी कॉस्ट, जितना उनसे ज़्यादा काम करवाएंगे उतने ज़्यादा उनको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो सुपरवाइजर हैं या मैनेजर हैं, ये तो पर मंथ के ऊपर हमारे पास हैं, ठीक है। ये 40,000 रुपये उसको देने हैं हर मंथ। अगर हमारे 20 वर्कर्स हैं, 40,000। अगर 20 से बढ़ जाएंगे तो ये उनको मैनेज नहीं करेगा, फिर हमें एक नया सुपरवाइजर हायर करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसी तरह से 40 के बाद फिर नया सुपरवाइजर, फिर 60 के बाद नया सुपरवाइजर, ठीक है। तो अगर हम सुपरवाइजर की सैलरी का ग्राफ बनाएं और सुपरवाइजर की सैलरी हो पर मंथ, ठीक है, तो एक हद है जहां तक ये फिक्स रह सकता है ना। है तो फिक्स कॉस्ट है, तो देखें, एक कॉस्ट मैं लिखूंगा इंशाल्लाह कल या परसों, जब सारी चीजें पढ़ लेंगे। हो सकता है ना कल का हाफ लेक्चर में पूरा हो जाए, जो छोटी मोटी चीजें निशान लगाने वाली रह भी जाएंगी, हो सकता है मैं उसको परसों पे ले जाऊंगा। चलो जी, सुबह आने वालों को, क्योंकि ये 25-30 सफ़े हैं, ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। टाइम से आते रहना, ये ना कहना कि चलो जो भी निशान लग रहे होंगे ठीक है बाद में लगा लेंगे। 25-30 सफ़े अगर याद करने पड़ गए तो मुसीबत में पड़ जाओगे। इसमें से थोड़ी सी चीज़ें हम याद करेंगे जो ऑलरेडी याद हैं, सिर्फ उनको निशान लगवाऊंगा, बाकी सबके साथ लिखवाऊंगा रीड ओनली, रीड ओनली, रीड ओनली। लर्निंग आउटकम 4, 5, 6 होमवर्क में दिया था, थॉरली रीड करके आना है। कितने बच्चों ने किया? कम है, पहली क्लास में ज़्यादा थे। C2 अच्छी है आपसे, आजकल जो है ना आप लोग जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। C2 जो है वो नंबर 1 हो जाएगी मुझे लग रहा है, ठीक है। आप लोग नंबर 2 पे चले जाएंगे, ओके, चले गए हैं बल्कि मुझे तो लग रहा है। अभी असेसमेंट आ रही है, लग जाता है पता, लग जाता है पता। असेसमेंट आ रही है, पता लग जाएगा, ठीक है। एक कॉस्ट में कोई भी आपके सामने रखा करूंगा, फिर उससे आपसे मैं सवाल पूछूंगा। देखें, ये एक ही कॉस्ट को देखने के कई तरीके थे, जो मैंने आपको बताया था
कि जी प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन, एक क्वेश्चन, ठीक है जी। फिर ये मटेरियल है, लेबर है या ओवरहेड है, ये भी एक क्वेश्चन, एक क्लासिफिकेशन है। फिर ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये भी एक क्वेश्चन है। फिर ये एक हम अभी पढ़ेंगे, आज तो नहीं पढ़ सके हम, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसको। अभी वैसे जो पढ़ लिया वो तो है ना, क्या फिक्स्ड है या वेरिएबल है। अभी एक क्लासिफिकेशन जो रहती है, जो कल आएगी हमारे सामने, वो क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट है या पीरियड कॉस्ट है। तो भाई ये ना कॉस्ट की क्लासिफिकेशन है, ये मत समझ लेना आज के बाद कभी। देखो आपको मैंने कहा था लेबर डायरेक्ट, याद है, डायरेक्ट लेबर। अब मैं यूं मिसाल दूंगा आपको, मैं कहूंगा जी हमारे पास एक मजदूर है जिसको हम पर और पे करते हैं। बताओ मजदूर है प्रोडक्शन वाला, पर और पे करते हैं, वो प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन। आप कहोगे जी प्रोडक्शन। मैं कहूंगा आपसे अच्छा ये मटेरियल है, लेबर है या ओवरहेड है, क्योंकि जी लेबर कॉस्ट है। मैंने पूछा ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, आपने कहा जी डायरेक्ट है। मैंने कहा फिक्स है या वेरिएबल है, आपने कहा वेरिएबल। मैंने कहा प्रोडक्ट है या पीरियड है, आपने कहा प्रोडक्ट। ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कॉस्ट एक ही है, उसकी डिफरेंट तरह से देखने का जो है ये तरीका है, ठीक है। ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, ओके। तो उनमें से एक क्लासिफिकेशन जो है वो हम फिक्स वेरिएबल पढ़ रहे थे। बहरहाल ग्राफ्स आए हुए हैं, ठीक है, 2 ग्राफ्स रहते थे। सुपरवाइजर की सैलरी पर मंथ है, तो वो है तो चाहे प्रोडक्शन, अब वो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए यूज होना है ना, ठीक है, लेकिन ये क्या है, फिक्स्ड। और जो वर्कर्स आते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। लेकिन इस वक्त मैं सुपरवाइजर की सैलरी का ग्राफ बनाने लगा। सुपरवाइजर सैलरी रुपीज में, ठीक है। और ये बेस करेगी नंबर ऑफ वर्कर्स पे जो इसने मैनेज करने। हम कह दें 10, 20, 30, 40, 50, 60 नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके। अगर यहां पे भी कुछ लिख लें, यहां पे 40,000 है, 20 कर लें, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 100,000, 120,000, सही है। अगर 10 बंदे मैनेज करने हो तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी सुपरवाइजरी, 40। 20 करने हो तो 40। स्ट्रेट लाइन आई, तो फिक्स कॉस्ट है, लेकिन एक हद तक फिक्स है ना। जब नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसने जवाब देने कहना है मैं बंदा मशीन है कि कंप्यूटर ना, मैं कैमरा हूं, कैसे मैं हर एक पे नजर रखूंगा। 20 बंदे बस मेरे सामने बैठे काम कर रहे हैं, मैं इनको तो मैनेज कर सकता हूं। आप दूसरे कमरे में 20 बिठा दें तो उसके लिए और बंदा रखें, ठीक है। और हम भी यही चाहेंगे कि इफेक्टिवली अपने वर्कर्स को मैनेज करें। तो फिर एक सुपरवाइजर, हमें जैसे ही हम 20 से ऊपर गए हमें एक सुपरवाइजर और हायर करना पड़ा, और कॉस्ट ने स्टेप लिया। है तो फिक्स कॉस्ट थी, मार करने का नहीं लेना स्टेप में, ठीक है जी। कॉस्ट ने स्टेप लिया और 80 पे आ गई, लेकिन कुछ देर तक ये फिर फिक्स हो जाएगी। 30 हो तो 40 हो तो फिर हमें काम बढ़ रहा है, हमें और मजदूरों की जरूरत पड़ी, हमें और वर्कर्स की जरूरत पड़ी। हमने जब 40 से ऊपर वर्कर्स को हायर करना है तो फिर हमें तीसरा सुपरवाइजर रखना पड़ा, और कॉस्ट, सुपरवाइजरी कॉस्ट जो है वो जंप करके 120 पे चली गई। तो यही मत समझ लेना कभी कि सिर्फ रेंट ही एक एग्जांपल है फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट का मतलब भाई डिसीजन किस बेस पे लिया हुआ है, टोटल। डिसीजन किस बेस पे लिया हुआ है, टोटल। वो कॉस्ट जो इन टोटल एक रेंज में रिमेन्स कांस्टेंट, वो फिक्स कॉस्ट है। चाहे वो मजदूर ही, ये मजदूर सही, क्या मजदूर से कहना चाहिए, सुपरवाइजर की सैलरी सही, अब एक बंदा था लेकिन इसकी सैलरी फिक्स रहती है, ठीक है। राइज के अंदर कभी पीक सीजन चल रहा होता है, आजकल पीक सीजन है, सारी क्लासेस ऑन है, ठीक है। बारिश है, थोड़ा सा लग रहा है कि क्लास जो है वो थोड़ा क्या आधी क्लास नहीं आई हुई, ठीक है। 60-70 बच्चे टोटल बैठे, ठीक है। अब जी क्या करें, चाय पिला दे, वजह वजह, ठीक है। सुने सुने, मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है ना। मैंने ये रवाज नहीं रहा वाउचर वाला, देखेंगे किसी वक्त में, मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। पढ़ा लेने दे मुझे, पढ़ा लेने दे मुझे, ठीक है। जो काम मैं करने आता हूँ, जिसकी फीस आप लोगों ने दी है, आपके अम्मा अब्बा ने दी है, मुझे
वो हलाल कर लेने दें, ये वाले काम करने से ये काम रह जाएगा। देखेंगे फिर कभी इंशाल्लाह, कभी वो मौके के हिसाब से होता है। फिलहाल पढ़ाई का मौका चल रहा है, जिसको मसला है वो जाके पी ले भाई। इधर से बात सुन लें, पीक सीजन चल रहा है, सारी क्लासेस चल रही हैं, या आपकी छुट्टियां हो जाने के बाद आप घरों को चले जाएंगे। दोनों सूरतों में बाहर बैठे हुए गार्ड की सैलरी पे क्या असर पड़ता है? अगर उसकी सैलरी 20,000 है तो उसकी सैलरी इन दिनों में भी 20,000 है, और जब आप में से कोई भी नहीं आएगा, हम में से कोई भी नहीं आएगा कॉलेज के बाहर, वो फिर भी बैठा होगा, उसकी सैलरी फिर भी 20,000 होगी। ठीक है, हालांकि ये तो लेबर की क्लास के अंदर ही बंदे चले गए। आप फैक्ट्री की एग्जाम्पल ले लो, तो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, अंदर सुपरवाइजर है, अंदर मैनेजर, अंदर ही वर्कर्स हैं, बाहर बैठा हुआ गार्ड है फैक्ट्री के गेट पे। उस गार्ड की सैलरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप फैक्ट्री में 1 यूनिट बनाएं या 1,00,000 यूनिट्स बनाएं। बात समझ रहे हैं? तो वो कॉस्ट जो इन टोटल एक रेंज में फिक्स बिहेवियर दे, वो फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन फिक्स कॉस्ट के बारे में आपको ये पता है, उसका ये बिहेवियर एक गिवन रेंज तक रहता है। जैसे ही हम उस रेंज से एक कदम ऊपर उठाते हैं, हमें फिक्स कॉस्ट की रेंज बढ़ानी पड़ती है, उसको एक स्टेप लग जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल थी, ये रिक्वायरमेंट थी एज में सुपरवाइजरी कॉस्ट। ठीक है, तो सुपरवाइजरी कॉस्ट को आप फिक्स कॉस्ट कह लें, ठीक है, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट जो होती है, उस फिक्स कॉस्ट को स्टेप बहरहाल लगना होता है जब आपको सुपरवाइजर्स बढ़ाने पड़ेंगे। मैंने एग्जांपल ले लिया आपके सामने। ठीक है, अच्छा जी, एक ही बार नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट्स का ग्राफ बनाओ। किसका ग्राफ बनाओ? लेबर कॉस्ट्स का ग्राफ बनाओ। इफ स्टाफ आर पेड अ फिक्स्ड वीकली वेज ऑफ 35 आवर्स पर वीक एंड एनी एडिशनल प्रोडक्शन। छोड़ो, मैं पहले बताता हूं आपको एग्जाम्पल बनाते हैं। देखें, ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोडक्शन के लेबर को यानी वर्कर को हमेशा ऐसे ही करें, चल भाई कुर्सियां का ऑर्डर आया, आजा कुर्सियां बना ले, चलो भाई ऑर्डर पूरा हो गया, जाओ घर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी लेबर की नेचर स्पेशलाइज्ड होती है और वो स्केर्स लेबर होती है, तो हम नहीं चाहते हम अपनी इस प्रोडक्शन लेबर को लूज करें कि जब ऑर्डर आए तो हमारे पास हमें बंदा ही ना मिले। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम इनको भी फिक्स वेजेस पे रख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन वाले मजदूर की लेबर कॉस्ट जो है वो वेरिएबल ही होगी, वो फिक्स हो सकती है ना। अगर आपने मजदूर को परमानेंट रखा हुआ है, पर मंथ पे कर रहे हैं, पर वीक पे कर रहे हैं, कोई काम करे ना करे पे कर रहे हैं, तो वो फिक्स है। ठीक है, लेकिन उस सूरत में फिर होगा क्या, एक मिनिमम वेज रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम उसे कहेंगे एक वीक में 6 डेज अगर वर्किंग रखो। ठीक है, वैसे उसने कितने हफ्ते के 35 घंटे के एक हफ्ते में, तो चलो 35 घंटे, वो हफ्ते वाले दिन 1 घंटा कम, 35। ठीक है, 6 दिन काम करते हैं, जो नॉर्मल रूटीन है, शिफ्ट है 6 घंटे की। ठीक है, सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुम्मा, ये 6-6 घंटे काम करते हैं और हफ्ते को 1 घंटा पहले, या यूं कर लें रोज 6-6 घंटे काम करते हैं, जुमे वाले दिन 1 घंटा, जुमे की ब्रेक भी होती है। बहरहाल एक हफ्ते में 35 घंटे नॉर्मल काम करती है हमारी लेबर। ठीक है, अब हमने उनसे कहा कि आपको हम पर वीक जो पे करेंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूं लेबर रेट क्या है, ₹100 पर आवर। एक अजम्पशन ले ली डाटा की, ताकि उसकी एग्जांपल के हिसाब से हम डाटा बना सकें। ठीक है, ₹100 पर आवर हमने पे करना है। ठीक है, हमने उससे कहा कि जी 35 आवर्स अ वीक आपको हम पे करेंगे। ठीक है, नहीं ठीक है, मतलब क्या, मतलब अगर वो आवर्स वर्क करे, कोई भी नहीं, अगर वो 1 घंटा भी काम ना करे, तो टोटल लेबर कॉस्ट हमें कितनी पड़ जाएगी? देखो, कोई घंटा ना भी काम करे तो हमने कहा है पर वीक। ठीक है, आवर्स वर्कड पर वीक, ये पर वीक है। ओके, उसने पर वीक कहा था, पर मंथ कहता तो पर मंथ में लिख देता। मैं एग्जांपल उस तरह से बना रहा हूं, बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर वो पूरे हफ्ते में आता है, सुबह आके टांग पे टांग रख के कुर्सी पे बैठा रहता है, वेलियां खा के चला जाता है, तब भी हमने उसको अपने पास रखना है, ताकि जब जरूरत पड़ जाए तो हमें कोई ढूंढने के लिए जाए तो मिले ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो हमने उसको एक मिनिमम वेज पे रखा हुआ है कि हम तुम्हें इतने रुपए
देंगे ही देंगे, काम करो चाहे ना करो। ये इसको इसी को कहते हैं ना फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स सैलरी का मतलब ही यही है, ठीक है। अब अगर कभी वो एक हफ्ते में 15 घंटे काम करे तो कितनी सैलरी होगी? आप कहोगे जी 15 को दफा करें, आप 35 की बात करें, उसने वो कहेगा आके मुझे 35 घंटों के पैसे दें। नहीं, 15 घंटे काम क्यों है? कहीं आपने कहा हुआ है कि आपको 35 और अ वीक हमने पे करना है, ठीक है। वो मैंने सिर्फ अज्यूम किया, ₹100 सिर्फ एक चीज अज्यूम किया ना यहाँ पे, ठीक है। तो 3500 फिर भी इसको देना पड़ेगा, ठीक है। किसी हफ्ते में इसने 30 घंटे काम किया, आ गया पैसे लेने, हमने कहा 30 के हिसाब से, कहा ना 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 35 के हिसाब से पैसे, ठीक है। फिर 3500, चलो एक और 35 पे रख लेते हैं। 35 घंटे काम करके आया, आज तो कह रहा है 35 घंटे के पैसे दो, आज तो कह भी रहा होगा 35 घंटे काम किया है, पैसे कटो। आपने पैसे कट दिए, ठीक है, किसी ने नहीं काटने देने। ओके, अब ऑर्डर आ गया, कोई बड़ा ऑर्डर आ गया। अब वो सिर्फ रोजाना 6 घंटे काम कर रहा था, जुम्मे वाले दिन 5 घंटे कर रहा था। हमने उसे कहा उस्ताद जी ऑर्डर आ गया है, कुर्सियां बातियां सारियां बनानियां ने, तो तुसी थोड़ा कम ज्यादा कर लो। नहीं नहीं साहब जी, मैं तो इतों जाके 4-5 घरां च जाके कोई ना कोई काम शाम कर रहा होना वा, किसी दी कुर्सी जोड़, किसी दा बैड जोड़, किसी ना कोई काम दरवाज़ा खराब होया, मैं एवें जरा ना गलियां च फिरदा वा, आवाज़ लाना वा, कुर्सियां ठीक करा लो, बैड सही करा लो, दरवाजे सही करवा लो, तो ठीक है। अच्छा, तो उसे हमने कहा टेंशन ना लो, तुम्हें हम 1 घंटा भी ओवर टाइम, जो एक घंटा ओवर टाइम का लगाओगे तुम्हें हम उसके पैसे देंगे। और नॉर्मली ना ओवर टाइम के जो आवर्स होते हैं वो नॉर्मल वेज रेट से थोड़े से ज़्यादा हुआ करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल काम से ज़्यादा काम करवा रहे हैं ना एक लेबर से, ठीक है। तो ये नॉर्म है। तो हमने उससे कहा अगर आप ओवर टाइम लगाएंगे, ओवर टाइम, तो आपको हम 150 रुपया देंगे, इज पेड एट द रेट ऑफ 150 पर आवर। ये 125 भी हो सकता था, ये 150 भी है, ये 200 भी हो सकता था। मतलब आपके सवाल की जब आप मैं पढ़ाऊंगा ना रिक्वायरमेंट, तो उसके अंदर ये 150 ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको 150 ले लिया। वो मैं पढ़ाता हूँ जाके, ठीक है, ठीक है। अब ये जनाब इसने इस दफा 45 घंटे काम कर दिया। अब ये आया तो हमने कहा हाँ भाई ए फड़ 3500। उसने कहा 3500 तो हो गए ना, ऊपर वाले 10 के भी पैसे निकालो। हमने कहा ठीक है 10 इंटू 100। उसने कहा ना 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 150 जी 5000। वो अगर 60 घंटे काम कर ले तो 35 इंटू 100, ये तो अपनी जगह रहेगा। ऊपर वाले 25 घंटे बन रहे हैं, 25 घंटों के कितना बना, ठीक है। तो 20-20 हजार का फर्क डाल लेते हैं यहाँ पे, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, और ये क्या है जी, लेबर कॉस्ट। क्या है जी, लेबर कॉस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, सिफर, अच्छा ये सिफर अज्यूम करो नहीं है, ठीक है। ये लो अज्यूम क्या करो, मिटा ही देता हूँ, ठीक है। बेटा कहाँ गया? अच्छा ये 2 3 4 आ गए। अल्लाह, कहाँ जाऊं मैं? 1,000, 2,000, 3,000, के कलकत्ता नाइट राइडर। ओके, आगे आर भी लगा देते हैं, 4, 5, 6। आप ठीक है, मेहरबानी। नंबर ऑफ ऑर्स इंडिपेंडेंट हैं, ये बढ़ते हैं तो कॉस्ट बढ़ती है, ये कम होते हैं तो कॉस्ट कम होती है, इसलिए कॉस्ट डिपेंडेंट थी ऑर्स पे। यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑर्स ले लेते हैं। 0 से 60 पे जाना है, 10, 20, 30। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑर्स। ओके, नेक्स्ट, कोई भी काम ना करे तो 3500 रुपए पड़ गए, ठीक है।
10 घंटे 15 घंटे काम करे यहाँ पे कहीं, तो कॉस्ट कितनी रहेगी? वही 3500। 30 घंटे काम करे, वही 3500। 35 घंटे काम करे तो भी वही 3500। यानी कि ये फिक्स्ड कॉस्ट रही यहां तक। लेकिन जैसे ही 35 से ऊपर मामला गया तो कुछ फिक्स तो था ही, साथ में वेरिएबल पोर्शन भी ऐड होने लग गया ओवर टाइम की वजह से। अब जितने ओवर टाइम के आवर्स ज्यादा होते जा रहे हैं उतनी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जैसे 45 घंटे काम करने की कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 5000 यहाँ कहीं, ठीक है जी। 60 घंटे काम करने की कॉस्ट कितनी पड़ गई? 7200 यहाँ के, ठीक है जी। तो ये हमारा ग्राफ बना, ठीक है जी। अब ग्राफ ऐसे ही बनाना है आपने, बिल्कुल डॉट्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो हमने यहाँ पर सीखा था, देखा था कि जी ये पोर्शन जो नीचे पड़ा हुआ है ये सारा फिक्स्ड पोर्शन होता है, ये फिक्स्ड पोर्शन है। वो देख लो 35 फिक्स्ड है और ये सारा पोर्शन वेरिएबल, ठीक है। अब मैं जरा पढ़ाता हूं आपको वो बात जो उसने लिखी हुई थी, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। कहते हैं लेबर कॉस्ट्स का ग्राफ बनाओ। ग्राफ क्या था ना, ग्राफ बनाओ, ऊपर लिखा हुआ ग्राफ बनाओ किसका? लेबर कॉस्ट का। इफ स्टाफ आर पेड अ फिक्स्ड, अंडरलाइन कर लो, फिक्स्ड वीकली वेज, फिक्स्ड वीकली वेज, ठीक हो गया, फॉर अ 35 और वीक, एंड एनी एडिशनल प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड इन, यानी को अगर और नया ऑर्डर आ जाए तो हम ओवर टाइम लगवा लेते हैं उनसे। और क्या कह रहे हैं? व्हेन स्टाफ आर पेड टाइम एंड अ हाफ, टाइम एंड अ हाफ। तो मैंने अज्यूम किया हुआ था कि जो और है पर और वो 100 है, तो पर और एंड वो टाइम एंड हाफ का मतलब क्या होता है कि 100 जमा आधा 100 का भी उसमें ऐड हो जाएगा, यानी 150 रुपए, ठीक है। टाइम एंड हाफ का मतलब क्या हो गया? अंडरलाइन करके लिख लो 1.5, ठीक है। यहां पे लिखा होता टाइम एंड 25% तो 125, ठीक है। टाइम एंड 100% तो 200 हो जाता है, ठीक है। तो टाइम एंड हाफ का मतलब 150 रुपए, 1.5 गुना कर दो, ठीक है। ओके, 1.5 आपने लिख लिया होगा अंडरलाइन करके टाइम एंड हाफ को। अब ये डाटा बन रहा था इसी तरह का, इस डाटा से ग्राफ ये बन गया। अब ये ग्राफ तो आपने बनाना सिर्फ कितना, खैर कोई फिगर लिखे, ये बातें लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये ब्लैक लाइन ड्रॉ करनी है, डॉट्स वगैरह लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है जी। चलें जी, आ जाएं आप पेज नंबर 470 पे, जल्दी जल्दी नोट करना है, जल्दी करें। हो गया नोट? ग्राफ पे रखें, उधर ही रखें ना।
ओके, पेज नंबर 470 पे आए। लर्निंग आउटकम 5, इसमें 5.1 को एनसर्कल करें और लिख लें साथ रीड ऑनली। रीड करके आए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बोलें। Cost behavior is the way in which costs changes as the volume of activity change. The volume of activity may be number of production units inspected. आपने एक इंस्पेक्टर रखा हुआ है जो सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस को इंश्योर करता है और आपने उसको नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड की बेस पे पेमेंट करनी है, तो जाहिर सी बात है वो कॉस्ट बिहेवियर जो है वो वेरिएबल होगा, क्योंकि जितने वो जूते ज़्यादा इंस्पेक्ट करेगा उतनी कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स थी ना, जैसे नेक्स्ट में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है कि बस आपने जो है वो एक बस अगर आपने चलाई हुई है किसी रूट पे, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, जितनी जर्नी वो ज़्यादा लेगी उतनी उसके ऊपर जो है वो रिपेयर मेंटेनेंस, उतने फ्यूल कॉस्ट, उतनी ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी पड़ रही होगी, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स थी। बहरहाल 5.1 इज रीड ओनली। 5.2 में ये फिक्स्ड कॉस्ट लिखा हुआ है और नीचे हाउएवर और यूनिट्स तक लिखा हुआ है। इसको इस तरह से करके लंबी लाइन लगाएं, इसके साथ लिख लें CTM। CTM रट्टा, कमिट टू मेमोरी, ठीक है बेटा। ये फिक्स्ड कॉस्ट जहाँ से लिखा हुआ शुरू हो रहा है, तो जो मैं आप पढ़ने लगा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट आर कॉस्ट दैट रिमेन सेम इन टोटल ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड no matter how many units are produced. However, the cost per unit falls because cost is being spread over a greater number of units. ठीक है जी। तो ये अगर ना पसंद आया आपको डेफिनेशन, तो आप अपनी नोटबुक को भी रेफर कर सकते हैं, हमने वहाँ पर फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन इसी जैसी लिखी थी, ठीक है। CTM का मतलब क्या होगा, आपने इसको रट्टा लगाना है। बाकी RO का मतलब क्या होगा, सिर्फ रीड ऑनली। रीड ऑनली वाले भी पेपर से पहले जब भी आप इस चैप्टर को रिवीजन करेंगे, रीड ऑनली को सिर्फ रीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी एक जुमले से भी कोई MCQ बन सकता है, मैं छोड़ूंगा नहीं कोई भी बात, ठीक है। ओके चलें, फिक्स कॉस्ट 5.2 में फिक्स कॉस्ट की ये पहली दो लाइंस क्या हैं, ये आपने याद करनी है। और इसके बाद जहाँ जहाँ एग्जाम्पल्स गिवन होंगी ना, वहाँ पर अभी से सुन लें, एक एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, पढ़ेंगे हम सारी अभी, ठीक है। तो मैं आपको बताता जाऊँगा, ऐसे ही साथ साथ ये दो लाइंस आप याद कर लेना, बाकी सारी चीज़ जो है वो सिर्फ रीड करनी है, एग्जाम्पल एक रख लेना, ठीक है। वरना ये मुश्किल हो जाए, ये 25-30 सफ़े याद नहीं कर सकते हम, ठीक है, याद करने भी नहीं है, ठीक है। ओके, फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन वो बोलता हूं मैं जो हमने लिखी हुई थी, यही बात है। हमने क्या लिखा था, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल बट चेंजेस एज नंबर ऑफ यूनिट्स, बस कर लेना स्टूडेंट्स को, एज नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज, ठीक है। यानी पर यूनिट में वो क्या हो रही होती है, तो वही जो आपने नोटबुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई थी उसी को रेफर कर लो, वैसे बात यहाँ पे भी वही लिखी हुई है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट आर कॉस्ट दैट रिमेन सेम इन टोटल ड्यूरिंग अ पीरियड no matter how many units are produced. However, the cost per unit falls because the cost is being spread over a greater number of units. ठीक है। अब एग्जाम्पल के अंदर आपके पास क्या एग्जाम्पल है, कोई भी बिल्डिंग है उसका रेंट, ठीक है। जैसे प्राइस के पास ये बिल्डिंग है, मिसाल के तौर पे इसका रेंट जो है वो 10,000 रुपये है, ठीक है जी। अब 10,000 रुपये का रेंट इस ओनर ने बिल्डिंग के, वो 10,000 ही लेना है, चाहे पीक सीजन चल रहा हो, सेशन बिल्कुल पीक पे हो और सारे रूम्स ऑक्यूपाइड हों, जगह ही ना मिल रही हो, लड़ाइयाँ चल रही हों उस्तादों की, मैनेजमेंट की कि रूम चाहिए, या ऐसे दिन हो कि आप घरों में बैठे तैयारी कर रहे हो और सारा कैंपस खाली पड़ा हो। दोनों सूरतों के अंदर जो रेंट है इस बिल्डिंग का वो फिक्स रहता है, ये रेंट बदलता नहीं है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बढ़ने या कम होने से, ठीक है, या नंबर ऑफ आवर्स उस्ताद ज़्यादा पढ़ाएं किसी दिन कम पढ़ाएं। ये रेंट कल इतवार ऑन किया गया, कल इतवार ऑन करने का असर बिल्डिंग के रेंट पे नहीं पड़ा, बिल्डिंग का रेंट जितना है वो उतना ही है। भाई ये पता करवा ही लें, कहना ही पड़ता है हर बात को, ठीक है, ठीक है। डिस्टर्बेंस हो रही हो तो काइंडली करवा लिया करें पता, ठीक है जी।
क्या बात कर रहा था मैं जी, रेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा इस कल वाली एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे फैकल्टी जो है वो पर और लीव, देखिए दो तरह की फैकल्टी हो सकती है, एक परमानेंट फैकल्टी है, एक विजिटिंग, ठीक है। अगर मैं परमानेंट फैकल्टी में हूँ तो मैं एक बैच पढ़ाऊँ, मैं 4 बैच पढ़ाऊँ, या मैं छुट्टियों पे चला जाऊँ, जो मेरी सैलरी इन्होंने तय की होगी वो मुझे मिलेगी। अब मेरी सैलरी क्या हो गई? फिक्स्ड। मेरी सैलरी क्या होगी? फिक्स्ड, ठीक है, लाइक रेंट। और अगर मुझे इन्होंने विजिटिंग फैकल्टी में रखा हुआ है तो मैं जब आऊँगा और जितने आवर्स पढ़ाऊँगा मुझे उतने आवर्स की पेमेंट होगी। बात समझ रहे हैं? अगर मैं एक बैच पढ़ा रहा हूँ उसके लिए मैं रोज़ाना एक एक और पढ़ा रहा हूँ तो मुझे उस एक और के पैसे मिलेंगे। अगर मैं 2 आवर्स पढ़ाऊँगा तो 2 आवर्स के पैसे मिलेंगे। और अगर मैं, आप लोगों की छुट्टियाँ हो जाती हैं, आप भी घरों को जाएंगे, मैं भी घर चला जाऊँगा, तो मुझे कोई भी पेमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो रेंट फिक्स था, ऐसे ही सैलरी भी अगर पर मंथ होगी तो वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। और अगर यही सैलरी पर और हो जाए तो ये वेरिएबल बन जाती है। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि जितने और काम ज्यादा करेगी लेबर आपकी, उतने पैसे आपको ज्यादा देने पड़ जाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स के अंदर कोई एक एग्जांपल याद रख लेना। एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट्स इंक्लूड द रेंटल कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग इज 40,000 पर मंथ। जी बिल्कुल, रेंटल कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग क्या है, ये उसने एग्जांपल दिया, आपने सिर्फ अंडरलाइन वाली बात याद रखनी है। रेंटल कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग क्या है? ये फिक्स कॉस्ट है। वो कहता है 40,000 पर मंथ है या 4,80,000 पर ईयर हो, एक ही बात है, ठीक है और सही है। बस एक एग्जांपल याद रखनी, दूसरी पढ़ लेते हैं। द सैलरी कॉस्ट ऑफ अ वर्कर हु इज पेड 11,000 पर मंथ, अंडरलाइन कर लो, पर मंथ। फिक्स कॉस्ट 11,000 पर मंथ और 132,000 पर ईयर, ठीक है। फिर देखो, अगर किसी को पर मंथ आप पे कर रहे हो तो फिर आप ने उसको वो पेमेंट करनी ही करनी है, वो चाहे बिल्कुल भी काम ना आए उन दिनों में, वो ना कर रहा हो काम, या फिर काम आता रहे वो कर रहा हो, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो फिक्स कॉस्ट की कोई एक एग्जांपल याद रख लेनी है आपने, ठीक हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट। पहली तीन लाइंस को ब्रैकेट लगा के लिख लें, CTM। वैसे आपको ये याद है, वैसे आपको ये याद है, ठीक है। मैं आपको आप वाली डेफिनेशन सुनाता हूं। वेरिएबल, देखें डिसीजन किसकी बेस पर है? टोटल की बेस पर, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट is a cost that changes in total as number of units या students change and remains constant per unit, ठीक है। ये remains constant per unit, पर यूनिट वाली डेफिनेशन नाम भी लिखो, काम चलेगा। ज्यादा आसान बात कर दूं कि फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन आप क्या लिख दो? आप लिखो फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ पीरियड। और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में लिख लो, वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट चेंजेस एज द, दिस चेंज इन टोटल ऐड कर लेना, दैट चेंजेस इन टोटल एज नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज या एक्टिविटी लेवल चेंज, ठीक है। बात खत्म। पढ़ लें। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज सेम फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। और इसका मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज सेम फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। जी, वो कह रहा है कि हर अगले यूनिट की मतलब पर यूनिट सेम है, मुश्किल करके बात लिखी हुई है। पर यूनिट ये क्या होती है? सेम, ठीक है। ओके, this means that total variable costs increase in direct proportion to the total volume of output or activity, ठीक है। तो आप अब ये मुश्किल वाली बात CTM मैंने लिखवा तो दिया, इसके साथ भी आप रेफर नोट्स कर सकते हैं, अपने वाली डेफिनेशन याद रख लें, ठीक है। एग्जाम्पल्स में अगेन एक एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, यहाँ पर तो खैर से 4 एग्जाम्पल्स गिवन है। पहली एग्जाम्पल है, छोड़ें मैं बताता हूँ आपको, फिर पढ़ लेते हैं। वो कहता है आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपको एक केमिकल रॉ मटेरियल के तौर पे चाहिए, ठीक है। वो केमिकल आप रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं और अपनी फिनिश गुड्स बना रहे हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप डिटर्जेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको केमिकल उसके लिए एक रॉ मटेरियल के तौर पे जरूरत है। अब वो रॉ मटेरियल आपने खरीदना है, वो आपको बाजार से मिलता है 500 रुपए पर लीटर, 500 रुपए पर लीटर, ठीक है। अब 1 लीटर खरीदोगे तो, 2 लीटर खरीदोगे तो, 3 खरीदोगे तो, 4 खरीदोगे तो बढ़ती जा रही है, वेरिएबल कॉस्ट है। रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही आपने एक मजदूर रखा हुआ है, पर
और वेजेस पे। आप उसको 2 घंटे के लिए बुलाते हो तो 2 घंटे के पैसे, 4 घंटों के लिए बुलाओगे तो 4 घंटे के पैसे। मिसाल के तौर पे 100 रुपये उसको देते हैं पर और, तो 2 घंटे काम करे तो 200, 4 घंटे काम करे तो 6 घंटे काम करे तो 1000 रुपये कब मिलेंगे? ओके डन, ठीक है। अच्छा एक और उस वाली एग्जांपल्स तो बता दूं ना आपको, ठीक है, आगे भी बस वैसी ही हैं। चलें पढ़ लेते हैं आप वन बाय वन। एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आइटम्स क्या हैं जी? द कॉस्ट ऑफ बाइंग रॉ मटेरियल इज 500 per liter regardless of purchase quantity. The variable cost is 500 per liter. The total cost of buying 1 liter is 500. Total cost of buying 2 liters would be. अब इतनी लंबी बात कौन याद रखे? अगर एग्जाम्पल ये वाली याद रखनी होगी तो आप सिर्फ ये लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बाइंग रॉ मटेरियल इज रुपीज, या यूं कर लें रॉ मटेरियल कॉस्ट पर लीटर 500। ये क्या है? एग्जाम्पल है वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है। नेक्स्ट कहता है रेट ऑफ पे फॉर ऑरली पेड वर्कर्स वुड बी इज ₹150 पर और। इस पर और को अंडरलाइन करो। अब जरा कंपेयर करो भाई, वेजेस तो वर्कर की ऊपर भी आई थी, वर्कर की वेजेस तो ऊपर भी आई थी, उस दिन मैंने अंडरलाइन करवाया था आपको जी पर मंथ, और यहाँ पे अंडरलाइन किया हमने पर और, ठीक है ना। तो ये फर्क है। अगर आपने किसी मजदूर को परमानेंटली रखा हुआ है तो उसकी सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, और अगर उसको आपने पर और की बेसिस पे पैसे देने होते हैं तो फिर उसकी कॉस्ट वेरिएबल है। काम करेगा तो पैसे लेगा, नहीं करेगा तो नहीं पैसे लेगा, और ठीक है ना। चले जी, वो बारी तो आने दो कॉस्ट यूनिट की, सही तरह से बारी आने दो, ठीक है। ओ एक इंपॉर्टेंट बात, द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ यूनिट, कॉस्ट यूनिट इज ऑल्सो, कॉस्ट यूनिट बताता हूं आगे जाके जहां सही सही जरूरत पड़ना है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द यूनिट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यू आ सकता है एक आध नंबर का, इसको भी स्टार लगा के रखें, ठीक है। मैं आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाता हूं तो सबसे पहले कॉस्ट यूनिट ही समझाऊंगा, ओके जी। आगे लिखता है टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस एन आइटम ऑफ प्रोडक्ट इज 4 minutes एंड लेबर इज पेड 150 पर आवर। हमने एक मजदूर, हम जो है वो एक चीज बना रहे हैं, ठीक है, जिसको बनाने वाला मजदूर जो है वो 150 रुपए पर घंटा हमसे जो है वो चार्ज करता है, ठीक है। और हम जो चीज बना रहे हैं उस चीज को बनाने पर एक एक वो प्रोडक्ट, वो एक यूनिट बनाने पर 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गई, तो उसने वेरिएबल की एग्जांपल क्यों दे दी है? फिक्स हो गई। कैलकुलेटर हाथ में रखो, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, पर और हम उसको पे कर रहे हैं। अब आप ठीक है 1 घंटे के अंदर 60 मिनट हैं तो 60/4 करो, हाँ 60/4, 15 यूनिट 1 घंटे में बनाएगा, ठीक है, तो उसको पैसे मिलेंगे 150। अगर वो 30 यूनिट्स बना ले, अगर वो 45 यूनिट्स बना ले, बात समझ रहे हो ना, तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट ही है, ठीक है। उसने जरा परेशान करने के अंदाज में बता दिया एग्जाम्पल को, ठीक है। ओके दोबारा समझा दो, नहीं समझ आई भाई। देखो आपने एक मजदूर रखा हुआ है जिसको आपने सैलरी देनी है घंटों के हिसाब से, आप 150 रुपए घंटा उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। अब 150 रुपए घंटा उसको पे करना है और उसने आकर चीजें बनानी है, वो 1 घंटे में 15 चीजें बना लेता है, तो क्या मतलब ये फिक्स कॉस्ट हो गई 150 रुपए। आप कहोगे जी 15 यूनिट्स के लेवल तक तो फिक्स्ड ही है, और भाई इस तरह से सोचने की क्या जरूरत है, हम उसको पे किस तरह से कर रहे हैं, पर और। तो उसने आके हमसे 1 घंटे के पैसे लेने हैं, अगर वो नहीं भी बना पाता तो ये हमारी कमजोरी, सुपरवाइजर इसी तो रखा होता है, ठीक है, कि काम जितना करना है उतना करते रहें वो। बहरहाल हम उसको पर यूनिट पे नहीं कर रहे, ठीक है, हम उसको पर और पे कर रहे हैं। तो ये मत सोचना कि 15 यूनिट्स तक तो ये 150 रुपये फिक्स है, फिर 15 से ऊपर जाएगा तो स्टेप ले लेगा, नहीं भाई नहीं, ये मत सोचो। हम उसको पर यूनिट पे नहीं कर रहे, हम उसको पर और पे कर रहे हैं। तो बहरहाल जितने घंटे काम करता जाएगा उतनी सैलरी बढ़ती जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट ही थी ये, ठीक है। और लास्ट है कॉस्ट ऑफ, टेलीफोन कॉल्स की कॉस्ट गड़बड़ हो गई 2 दिन में। कल तो हमने कल परसों तो हमने वो ग्राफ बनाया, टेलीफोन की कॉस्ट तो सेमी वेरिएबल थी,
नहीं, एनुअल नहीं थी वो, एनुअल नहीं थी वो, मैंने तो मंथली की एग्जांपल ली थी। सेमी वेरिएबल थी, तो ये तो वेरिएबल में लिख रहा है जी। दो पोर्शंस थे, याद है? दो पोर्शंस थे, हमने कहा था एक तो लाइन रेंट है जो कि फिक्स रहना है, ठीक है, और दूसरा पर मिनट के चार्जेस हैं जो चेंज होते रहेंगे जितनी कॉल्स बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इसने सिर्फ पोर्शन कौन सा निकाला है, जरा ध्यान से पढ़ो। कॉस्ट ऑफ टेलीफोन कॉल्स इज ₹1 पर मिनट। 1 मिनट कॉल करोगे तो 1 रुपया, 10 मिनट कॉल करो तो 10 रुपया, 100 मिनट कॉल करो तो 100 रुपए। तो ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। आगे कहता है नोट दैट एज एक्टिविटी लेवल्स इंक्रीज कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स फिक्स्ड, हाउएवर द टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस एज मोर यूनिट्स आर बीइंग मेड। अच्छा, ये वो डेफिनेशन है जो हमने लिख रखी थी, ठीक है जी, क्लियर है? बहरहाल ये सारा कुछ ही रीड ऑनली था, हमने सिर्फ स्टार्ट के अंदर एक डेफिनेशन याद की, ठीक है, और कोई एक एग्जाम्पल अपनी पसंद की जहन में रख ली। समझना सब कुछ है, एक एक लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ हमने वो लाजमी समझना है, ठीक है? ठीक है जी, ये मैंने चेंज कर दिया था भाई, ये चेंज हो गया था भाई साहब, एक्सक्यूज मी, ये चेंज किया था मैंने, मतलब आप वाला ही लगा हुआ है, फिर मैंने चेक करवा दिया था, लेकिन ये लगा लिया था, ठीक है, ओके। अच्छा जी, आगे कॉस्ट बिहेवियर, उसके ग्राफ्स हो गए थे सारे ग्राफ्स, ये तीनों ग्राफ्स, चारों ग्राफ्स हमने डाटा से बनाए थे। फिर 5.4 पे आए, 5.4 में सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स की डेफिनेशन आगे जाके आएगी, फिलहाल तो वो नहीं है, तो जहां पे आएगी वो याद कर लेंगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है जी? इज अ कॉस्ट दैट इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। अच्छा, यही काफी है, बस यही डेफिनेशन है, पहली लाइन डेफिनेशन, अंडरलाइन करो, सीटीएम कर लो। सीटीएम कर लो क्या मतलब? याद है आपको, वैसे ही पता है आपको, पता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो कुछ फिक्स है कुछ वेरिएबल है। बता ये रहा हूं कि इस सारे सफे में से, जैसे इस पूरे पॉइंट 5.4 में से क्या याद करना है? सिर्फ एक लाइन याद करना, बाकी आपको सब पता है, सारा कुछ याद करने बैठ जाते हो, वरना आप लोग रट्टा मारने बैठ जाते हो। ओके, अ कॉस्ट बिहेवियर ग्राफ शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ एन आइटम, ये आपको वैसे आता है, ठीक है, डाटा से बनाया हुआ है हमने। ओके, और सही है? नहीं सही? अच्छा, अच्छा, एक नया नाम सेमी वेरिएबल कॉस्ट का अगले पैरा में पड़ा है। पास होने वाले हाँ ना करते रहे, बाकी जिन्होंने पास नहीं होना उनकी मर्जी है, ठीक है। हाँ ना करने लग जाना, ठीक है, जब मैं पूछूं कोई बात तो, ठीक है। एन आइटम ऑफ कॉस्ट दैट इज अ मिक्स्ड कॉस्ट इज एन आइटम विद अ फिक्स्ड मिनिमम कॉस्ट पर पीरियड प्लस वेरिएबल कॉस्ट फॉर एवरी यूनिट ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट। याद नहीं करना, बस इतनी बात याद रख लो, मिक्स्ड कॉस्ट। बल्कि इस मिक्स्ड कॉस्ट को ना सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जहां पे हेडिंग नहीं दी हुई, जहां पे हेडिंग नहीं दी हुई सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये पीछे 5.4 में, इसी के आगे ब्रैकेट में आकर लिख लो मिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे ही कभी मिक्स्ड कॉस्ट का नाम ले ले किसी एमसीक्यू के अंदर, आप बैठे हो ए केड़ी कॉस्ट होती है मिक्स्ड, तो मिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? सेमी वेरिएबल और जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों हो, यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, चलिए, उसके बाद ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है जी। कितने बच्चों ने घर पे की थी एग्जाम्पल? चलें, आंसर छुपा के रखना है, एक एक मिनट में एग्जाम्पल्स करते जाएंगे। आंसर छुपा लेंगे तो दिमाग चलेगा, वरना कोई फायदा नहीं है क्लास में बैठने का, चले जाएं बेशक घर, आना ही फायदा कोई नहीं। आंसर पे नजर पड़ी, दिमाग चलना बंद, ठीक है। कैलकुलेटर हाथ में रखेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी वैसे, उम्मीद है, इतनी सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है ना, तो उसकी बेसिक एग्जांपल्स से बच्चे को उठाया जाता है। ये आईकेप की किताब के अंदर ऐसे ही एग्जांपल्स हैं, सबसे छोटी एग्जांपल पे थोड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन हम ये बातें चूंकि कर चुके हैं, इसलिए हम ये क्विकली कर लेंगे, हमें वैसे ही पता है, ठीक है। हम ये बातें वैसे न्यूमेरिकली चीजें काफी डिस्कस करके अब थ्योरी की तरफ आए कि देखें क्या कुछ है हमारे सामने। तो कहता है यहाँ पर कि अ कंपनी यूजेज अ फोटोकॉपियर मशीन अंडर अ रेंटल एग्रीमेंट। The photocopier rental cost is 4,000 per month plus ₹2 per copy produced. Company makes 15,000 copies during a month. आगे मत पढ़ो, हमारे पास फोटोकॉपियर साहब हैं भाई ये, ठीक है, इनके पास अपनी मशीन खरीदने के पैसे नहीं थे, इनको किसी ने कहा कि मैं आपको मशीन खरीद के दे देता हूं, आप मुझे उसका किराया दे देना, कुछ मंथली रख लो, 4,000 रुपये मंथली दे देना। ये तो काफी थोड़ा था ना किराया, बस उसने कहा ये तो फिक्स कर लो। क्या कर लो? फिक्स कर लो, 4,000 रुपये तो मंथली पे करना, उसके अलावा मेरी मशीन चल के पुरानी भी होनी है, तो इसलिए जितनी कॉपियां बनाओ फी कॉपी ₹2 भी मुझे आपने पे करना है, बाकी सब आपका।
चलो अब क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल सामने लिखी उसने यही हुई है, मैं क्या करूं, ठीक है। तो वो फिर अज्यूमिंग वो 5 रुपए की कॉपी बेचेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा, तो सुने 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 सुने, अब टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी इसको, इस महीने में 15,000 कॉपियां बनाई, क्या 4,000 वाला पोर्शन हिल रहा है? वो तो अपनी जगह पे है, वो तो 4,000 रुपए तो पड़ेंगे ही। हाँ, 15,000 कॉपीज में हर कॉपी के 2 रुपए गए तो 30,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 34,000। यही कॉस्ट का आंसर लिखा होगा, ठीक है। अगली लाइन, ये एग्जाम्पल को टिक कर लें, बस याद यूज नहीं करना, बस टिक कर लें। अब अगले आगे कुछ एग्जाम्पल आएंगे, होमवर्क दे दूंगा ताकि क्विकली इनको गो थ्रू कर लें, लेकिन होमवर्क का मतलब ये होगा कि आप अपने रिस्क पे उनको छोड़ेंगे। हो सकता है 2 नंबर का एमसीक्यू उसी एग्जाम्पल से बन के आ जाए, ऐसा ही होता है, ठीक है। जो आप छोड़ेंगे ना वो इंशाल्लाह जरूर आएगा। मेरी बद्दुआ समझो या दुआ समझो। नहीं छोड़ोगे क्यों बेटा, ऐसे शक्लें क्यों बना रहे, क्यों छोड़ के जाओगे? मैं जब एक लफ्ज भी नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह, सब कुछ आपको पढ़ा के भेजूंगा, तो आपको भी सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए। जो छोड़ोगे इंशाल्लाह जरूर आएगा। जाओ फिर। हाँ, तो ऐसे ही होता है, बच्चे को पढ़ा के सारा भेजो। कभी कभी शुरू शुरू में बच्चे आके ऐसे कहते थे, शुरू में पढ़ाना शुरू किया, सब कुछ पढ़ा के भेजो, बाद में आते सर वो ना मैंने फलां टॉपिक छोड़ा था सर, इस दफा उसी में से पूछ लिया। उसके बाद से फिर मैंने ये दुआ, ये इसको अपने पढ़ाने का हिस्सा बना के रखा है, ठीक है। मैं जो है ना गैर महसूस तरीके से, मैं कभी अब ये भी कहना मैंने छोड़ दिया है कि जी इसके चांसेस ज्यादा हैं इसके कम है, वो मैं अपनी एफर्ट में खुद ही इनबिल्ट कर लेता हूँ। मुझे अगर लग रहा है मिसाल के तौर पे फलां टॉपिक का टेस्ट करेगा, तो मैं उसके ऊपर एफर्ट बढ़ा लूंगा आपको पढ़ाने में। आपको नहीं बताऊंगा इसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, ये ना अल्लाह माफ करे तो आप लोग, क्योंकि उसने वो नहीं टेस्ट किया, दूसरी साइड ग्रिड के अंदर 2 3 4 टॉपिक्स हुआ करते हैं, तो फिर क्या करोगे? तो ऐसे करने की आदत ना हो आपको। और साथ ये दुआ भी ऐड कर दी, ठीक है। एफर्ट अपने हिसाब से बढ़ा लेता हूँ और दुआ ये ऐड कर देता हूँ, जो छोड़ के जाओगे इंशाल्लाह। तो इसलिए देखो ना दुआ कैसे है, आप कुछ छोड़ के ही नहीं जाओगे। जब कुछ छोड़ के नहीं जाओगे तो सारा पेपर आपको आता होगा। क्या ख्याल है, दुआ है कि नहीं है? ओके, आगे बढ़े। जहां पे मैं होमवर्क लिखूं, वो होमवर्क का मतलब क्या है, इस टॉपिक में आपने उसको तसल्ली से पढ़ना है। एक लफ्ज भी समझ नहीं आए अगले दिन मुझसे पूछ लेना है प्लीज, ओके। अच्छा जी, द टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी आर नॉर्मली मिक्स्ड कॉस्ट। कहता है नॉर्मली ये मिक्स ही होती हैं, टोटल कॉस्ट नॉर्मली मिक्स ही होती है, कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स, consisting partly of fixed and partly variable. For example, it might be assumed that total selling distribution cost blah blah blah. ये पहले दो ब्रैकेट्स, पहले दो पैराग्राफ्स को ब्रैकेट लगा के इग्नोर कर दो, रीड ऑनली कर दो, बस एक बार पढ़ लेना इसको। पहले दोनों ब्रैकेट्स को यूं साइड पे यूं करके लगाओ ना, और लिख दो आर ओ, ठीक है। द टोटल से ब्रैकेट यूं नीचे आना शुरू होगी साइड पे, और पार्ट्स के साथ ऐसे क्लोज हो जाएगी। पहले दो पैराज नारो, पहले दो पैराग्राफ्स कहे हैं मैंने, फॉर एग्जाम्पल भी बीच में आ गया, ओके। अच्छा जी, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो तीसरा पैरा है, और ये बात वैसे मैंने आपको बताई हुई है। इधर देखें, मैंने आपको थोड़ा सा हाई लो मेथड का टच दिया था, ठीक है। और साथ ही मैंने कह दिया था हाई लो मेथड बड़ा यूजफुल टूल है। एक बार जो हमें टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट मिल गई है, तो हमें प्रिंसिपल साहब जिस लेवल के मर्जी स्टूडेंट्स को ले जाने की कॉस्ट पूछें, हम उनको 1 मिनट में बता देंगे। हमें वो कहेंगे जी इस दफा बच्चे 60 आ गए हैं, बताएं 60 बच्चों को ले जाने पर आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, आपको कितने पैसे दे दिए जाएं। तो मैं फौरन कैलकुलेटर निकाल के उस पर लिखूंगा 15,000 जमा 800 इंटू 60। याद आ रहा है? तो ये आपको करके भी दिखाया था वहां पे, ठीक है। तो ये बात उसने यहाँ पर लिखी भी हुई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। कहता है अच्छा ये फ्यूचर की कॉस्ट, देखें ये फ्यूचर की कॉस्ट ही हम कर रहे हैं ना, बजटिंग आप पढ़ेंगे ना जाके जब कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर, तो ये बड़ा जबरदस्त टूल है। डिसीजन मेकिंग चाहे बजटिंग, आपको फिक्स कॉस्ट, आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये यूजफुल टूल है। आप आज बैठ के फ्यूचर की कॉस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी ठीक है इस दफा इतने बच्चे गए हैं, अगर नेक्स्ट टाइम हमने ट्रिप लेके जाना है तो इतने बच्चे अगर आ जाएं तो इतने पैसे लगेंगे, इतने आ जाएं तो इतने पैसे लगेंगे। आप फ्यूचर की कॉस्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये दोनों चीजें मिल जाएं, ठीक है। तो यही कह रहा है इफ कॉस्ट कैन बी एनालाइज्ड एज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट पर पीरियड, अंडरलाइन करो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट अंडरलाइन करो। इफ कॉस्ट कैन बी एनालाइज, ये लिखा है ना एज ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट को अंडरलाइन करो, इसके ऊपर लिखो स्टेप 2
तो जो हमने हाई लो किया था ना, वो वही वाले रेफर भी कर लेते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। इफ कॉस्ट कैन बी एनालाइज्ड एज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट पर पीरियड प्लस, आगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसको भी अंडरलाइन करो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसके ऊपर लिखो स्टेप 2, सॉरी स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या किया था हमने, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी, और स्टेप 2 के अंदर हमने टोटल फिक्स कॉस्ट निकाली, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है इफ कॉस्ट कैन बी एनालाइज्ड एज अ फिक्स्ड, ये आप रेफर कर लो अपना हाई लो मेथड, ठीक है ना। ये स्टेप 1 स्टेप 2 किसके हैं, हाई लो मेथड के, ऐसे ही किया था। ओके, अब वो कह रहा है इसका फायदा क्या, यूटिलिटी बता रहा है इसकी। इफ कॉस्ट कैन बी एनालाइज्ड एज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट पर पीरियड प्लस अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, estimating what future costs should be or what actual cost should have been becomes fairly simple। फ्यूचर कॉस्ट ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और असल में ट्रिप लेकर आए, अब इतने पैसे लगे, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि जी बनते तो इतने थे, ये ज्यादा पैसे क्यों लगाए हैं, जरा बताएं। एक्चुअल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी, या हम इस टूल से यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फ्यूचर में कितनी कॉस्ट लगेगी, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं, ये दिन सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाला मेरे भी बहुत मुश्किल होता है, भारी होता है। ओके, अगली एग्जांपल है, वेरी सिंपल एग्जांपल, होमवर्क लिखें, होमवर्क साथ। वैसे 1 मिनट का काम था, पर लिख लें, घर पे पढ़ लीजिएगा, वेरी सिंपल। 5.5 स्टेप्ड कॉस्ट। स्टेप्ड कॉस्ट, ये आ स्टेप्ड फिक्स्ड लिखा हुआ है, और नीचे 2 बुलेट्स हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आपने सीटीएम करना है, ठीक है। पढ़ता हूं मैं आपके साथ, ठीक है। पता है आपको, लेकिन यहां से याद करेंगे आप, ठीक है। A stepped fixed cost is a cost which has a fixed cost behavior within a limited range of activity and goes up or down in steps when the volume of activity rises above और फॉल्स बिलो सर्टेन लेवल्स, ठीक है जी। तो ये आपको वैसे पता था, इसलिए कह दिया जाता है कि सीटीएम रीड, ये इसको याद कर लेना। ये कभी कभी अंग्रेजी लिखने में मुश्किल आ रही होती है, तो कॉन्सेप्ट है, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा एक दो बार इसको पढ़ा तो आपको ये पता लग गया कि इसकी अंग्रेजी ऐसे लिख लेंगे, पर्चे के अंदर आ गई। तो या ऐसा होता है ना अक्सर कि वो जब से एमसीक्यूज आए हैं, तो वो ऐसी लाइन ऊपर टेक्निकल लिख दे या नीचे यही वाली लाइंस लिखकर आपसे कहे जरा बता दें ये कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो इसलिए जो चीज़ें याद का कह रहा हूँ वो याद कर लेना, बाकी पढ़ने से कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें, वो एक बार पढ़ लेना मेरे सामने रहते रहते। बाद में पेपर में जाने से पहले भी जब प्रेप लीव पे बैठे हो तो एक बार सिर्फ रीड ऑनली वालों को पढ़ लेना जब ये टॉपिक तैयार करना, तो ठीक है। वैसे ये टॉपिक पूरा आपका 6 से 7 घंटों में तैयार हो जाएगा। आप 2 सवाल करेंगे इन इसके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के, उसके बाद रीड ऑनली वाली चीज़ों को रीड करते जाएंगे, सीटीएम वाली चीज़ें याद करेंगे। तो जिस दिन आप 2 बार इसको याद कर सकते हैं प्रेप लीव में, एक बार मॉक से पहले, एक बार मॉक के बाद इसको तैयार कर सकते हैं। तो चीज़ें मुश्किल ना हो, इसीलिए आपको ये 1 दिन 1.5 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगा रहा हूँ मैं आपके साथ। मैं वो कह रहा था बस ठीक है, सब पढ़ा दिया है, सब पढ़ा दिया, आप याद कर लेना। तो आप तो मुसीबत में पड़ गए थे ना याद करने में। तो अगर मैं 1-1.5 दिन एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा हिम्मत के साथ मेरा साथ देना, आज का दिन और कल का आधा दिन, जैसे तैसे भी हो। फिर कल मैं देखूंगा जो ना पूरा हुआ कोशिश करूंगा उसको फिर तोड़ लूँ थोड़ा सा आगे। ये जो निशान लगाने हैं, ये याद करना, ये सिर्फ रीड करना, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये प्रेप लीव में बैठ के चलो मैक्सिमम 10 घंटे के अंदर ये टॉपिक आपका हो जाएगा। जिस दिन भी बैठोगे 10 घंटे में ये हो जाएगा, तो 2 दफ़ा आप आराम से कर सकते हो इसको, ठीक है। मैक्सिमम 10 और थोड़े से होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। आप जब आखिरी महीने में पढ़ने बैठते हो तो 13 से 14 घंटे इफेक्टिवली आपने पढ़ना होता है, नहीं तो फिर फायदा कोई नहीं है, ठीक है। तो आप अगर टॉपिक्स सारे पढ़ रहे हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट, जैसे 3 सब्जेक्ट्स हैं, आप तीनों लेकर चल रहे हैं, तो फिर 4 घंटे तो इसको मिल ही जाएंगे, तो 2 दिन में ये टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। आपने हर सब्जेक्ट को टाइम देना होता है ना, ठीक है। 2 दिन में ये टॉपिक साइड पे हो जाएगा। लेकिन अगर सारा याद करने बैठ गए तो फिर ना इसकी को और तैयारी होनी है, ना ही दूसरे सब्जेक्ट्स की होनी है। फिर आपको गो हो तो 25-30 सफ़े याद करने हैं, वो याद भी नहीं होने वो फिर, ठीक है। ओके, स्टेप्ड कॉस्ट की डेफिनेशन याद कर लेंगे। अगला ग्राफ भाई आपने डाटा के साथ बनाया है, वो भी यही कह रहा है, कॉस्ट बिहेवियर ग्राफ स्टेप फिक्स कॉस्ट लुक्स लाइक इस तरह। नीचे वाली एग्जांपल होमवर्क, ठीक है, वेरी सिंपल एग्जांपल हो जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस डन, ठीक है, इंपॉर्टेंट थे, खुद करवाए।
और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे आ रहा है, यहां पे आके ना थोड़ा सा आपका वो हाई लो मेथड भी काम आएगा, वो अप्लाई हुआ है, ठीक है। इसीलिए शायद थोड़ा सा मैंने एक एक इसी जगह तो हाई लो मेथड अप्लाई हो रहा था, जिस वजह से मैंने उस दिन 20-25 मिनट लगा दिए थे, ताकि थोड़ी सी मेरी भी तसल्ली हो जाए, ऐसी कोई बात पूछ ले। और वैसे भी एक अच्छा टूल, एक हेल्पफुल टूल जो है वो आपको पता लग गया, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी होमवर्क में करें। अगर कोई एक चीज भी समझ नहीं आएगी तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन जो नहीं करेगा उसका बहुत नुकसान होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखें इसके साथ, सब करके आइएगा। हो सकता है मुझे कल इसको डिस्कस करना पड़ जाए। लर्निंग आउटकम 6 पे आ जाएं जी, हिम्मत करें थोड़ी सी। इतनी जल्दी क्लास कैसे खत्म हो गई? किसने कहा बेटा तुम्हें? मेरी अगली क्लास है बेटा, मैं नहीं है, यकीन करो मेरा बड़ा दिल करता है किसी वक्त कर लेंगे, पर मेरे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं होती, क्या करूं। अभी मैं अगली क्लास को पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को मैनेज करूं जाके। ये इतवार को आओगे, एंड पे देख लेंगे कोई ना कोई साहब, एक दिन पढ़ाने के बाद एक्स्ट्रा बुलाऊंगा आपको सिर्फ इसी काम के लिए, ठीक है। मैं पढ़ाई नहीं रखेंगे आप लोगों की, फिर ये सही है, फिर पढ़ाई वाला काम रह जाता है ना बेटा। इफेक्टिवनेस जिस काम के लिए मेरा आपका यहाँ पे मिलना है वो तो पढ़ाई है। आपके माँ बाप ने बड़ी कुर्बानी से फीस दी हुई है, और मुझे इसका शायद आपसे ज़्यादा एहसास है, और फिर मुझे भी रोज़ी हलाल करने दिया करें। अगर मैं इन कामों में पढ़ूंगा ना तो मैं या तो फिर एक पूरी फौज हो जो मैनेज कर रही हो, तो प्लान कर लेंगे कुछ, बट अभी आप इसको जाने दें, मुझे ज़रा पढ़ा लेने दें। किसी मौके पे अलग से एक टाइम रख के इसको जो है वो पहले से चीज़ें मैनेज्ड होंगी, तो उसको फिर जो है वो हम कर लेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं करूं इस किस्म का काम तो फिर क्लास इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मैं कोर्स इफेक्टिवली पूरा करवाऊं, ना आपको ये लगे कि हमने कहीं तेज़ी दिखाई, ना आपको ये लगे कि हम कहीं स्लो हुए, ठीक है, और ना ही ऐसा हुआ है अभी तक। तो प्लीज़ इसको चलने दें, इंशाल्लाह एंड पे आपको कुछ ना कुछ खिला पिला दूंगा, ठीक है। ओके, अभी मेहरबानी करो, मुझे पढ़ाने दो, अभी छेड़ना नहीं है मुझे एंड तक। वो मर गया तो फिर वादा कहाँ जाएगा, इरादा है मेरा इंशाल्लाह, ठीक है। लर्निंग आउटकम 6, भाई मौत तो सबसे पहली चीज है ना, ऐसे ही वादा कर लूं, मुकर जाऊं फिर पकड़ आ जाए हैं। हाँ, क्यों नहीं। ओके, सुनो सुनो सुनो, प्लीज प्लीज प्लीज। लर्निंग आउटकम 6, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आपने ये भी कर रखी है, ठीक है। अब इसमें एक डायरेक्ट एक्सपेंस वाला नाम की चीज़ नहीं, वो नहीं है, लेकिन तरतीब क्या होगी ये सुन लो। मैं आपके साथ पहले तो बात, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है इसकी डेफिनेशन आपको आती है, मेरी तरफ देखो। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू अ कॉस्ट यूनिट। यहां कॉस्ट यूनिट समझाता हूं अभी, ठीक है, समझाता क्या हूं बता देता हूं, 3-4 एग्जांपल समझ आ जाएगी। फिलहाल डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? जिसको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर लें इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। अब ये बात ज़हन में आ, ये पता है हमें। अब अगर वो कहे डायरेक्ट मटेरियल क्या है, तो हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज अ मटेरियल कॉस्ट दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्ट टू अ। अगर वो डायरेक्ट लेबर क्या है तो हम कहेंगे इट इज अ कॉस्ट दैट कैन बी, वो उसी के नीचे डेफिनेशन लिखनी है ना, हम क्या कहेंगे, लेबर कॉस्ट दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन बताओ। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी? मैं ये नहीं कह रहा मटेरियल लेबर या ओवरहेड, मैं कह रहा हूं इनडायरेक्ट क्या है? कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट विच कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। अब अगर वो कहेगा मटेरियल इनडायरेक्ट क्या होता है, तो हम कहेंगे मटेरियल कॉस्ट दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट, या लेबर कॉस्ट दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। तो ये आपकी डेफिनेशन तैयार है, ठीक है। तो सबसे पहले चलें बात कर लें कॉस्ट यूनिट होता क्या है। तो बल्कि यूं करें, आप अपने इसी अंडरलाइन करेंगे ना, ये पहले पढ़ाता हूं, जहां पे कॉस्ट यूनिट का लफ्ज आएगा फिर अंडरलाइन करके, ये 7 जगह खाली है थोड़ी सी, यहाँ पे हम एग्जांपल्स लिख लेंगे, ठीक है। 2-3 एग्जांपल्स लिखेंगे, बात समझ आ जाएगी। डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, फिर उसमें डायरेक्ट मटेरियल पढ़ लेंगे, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, जो हमने पढ़ी है वही है, ठीक है। फिर वहां पे इनडायरेक्ट मटेरियल पढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे लेबर, इसमें मटेरियल के इसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे,
वहां पे डायरेक्ट लेबर पढ़ेंगे, फिर जंप कर जाएंगे इनडायरेक्ट लेबर की। जैसे हमने पढ़ रखा था, मटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी, लेबर डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी, हम पढ़ेंगे वैसे ही, यहाँ पे लिखा जैसे भी हुआ हम पढ़ेंगे उसी तरतीब से। ओके, ठीक है, जरा डेफिनेशन पे आओ। इंट्रोडक्शन वो कहता है कॉस्ट में ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देयर आर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। अब इंट्रोडक्शन में डायरेक्ट कॉस्ट की पहले डेफिनेशन आ रही है। ये डिब्बा भी आपने सीटीएम करना है। डिब्बा मतलब एक लाइन इसके अंदर निकलेगी, वो आपको याद है। सीटीएम क्या करना है याद है आपको, पढ़ के देखो। कह रहा है दूसरे वाली लाइन कर लो या पहले वाली, कोई एक कर लो। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड, जिसको हमने एट्रीब्यूटेड का लफ्ज कह दिया था, इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। या दूसरी लाइन क्या है, वो भी ऐसी, डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड इन फुल टू अ कॉस्ट ऑफ आइटम प्रोड्यूस। तो बेहतर तो ये ऊपर वाली लाइन ज्यादा अच्छी लग रही है। क्या है? कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड, आगे आप स्लैश डाल के लिख लें एट्रीब्यूटेड, एक ही बात है, ठीक है। तो कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड या एट्रीब्यूटेड इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट, तो वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। साथ ही जरा अगले सफे पे आके ना इनडायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन भी पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद फिर मटेरियल लेबर करते रहेंगे। 6.3 पे आए। 6.3 में इनडायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन लिखी है। लो जी, आई के अपने हद की हुई है पहली लाइन में। एन इनडायरेक्ट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट दैट इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट। आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट, उसने किताब में लिखा हुआ है, वो कहे इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है तो आपको विच इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट, डेफिनेशन उसने लिखी हुई है, लिखो आप भी, बहरहाल ऐसा नहीं लिखो, आपको पता है, ठीक है। अगली लाइन आप याद करेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली एंड इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। इसके साथ भी छोटा सा सीटीएम लिख लो इस लाइन के साथ, ठीक है। तो एक लाइन यहां से याद कर ली, याद क्या कर ली, याद है हमें, ठीक है। बस वापस आए, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट हो गई जी। अब कॉस्ट यूनिट क्या है? एट्रीब्यूटेड इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट, ये बताया था आपको पढ़ाते हुए, फिर भी आप साथ छोटी सी एग्जांपल लिखें। आप हेडिंग दें कॉस्ट यूनिट एग्जांपल्स, हेडिंग दें कॉस्ट यूनिट एग्जांपल्स, ठीक है जी। कॉस्ट यूनिट की एग्जांपल्स में आप सबसे पहले लिखें हायर या ओरिएंट, इस तरफ हायर इस तरफ ओरिएंट है, ठीक है। हायर या ओरिएंट या वो ग्री, ठीक है। एसी बनाने वाली कोई भी कंपनी है उसके लिए ऐसे लिखें हायर, उसके ऊपर लिखें, हेडिंग बना लेना, कॉस्ट यूनिट इसका क्या होगा? 1 AC, ठीक है। रॉयल फैन बनाने वालों की तरफ से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक, सॉरी, रॉयल फैन वालों के लिए एक पंखा, पंखा, ठीक है। रॉयल फैन बनाने वालों के लिए एक पंखा, ठीक है। फिलिप्स, अब ऐसे लिखते जाएं, ऐसे दो चार एग्जांपल्स लिख लें। फिलिप्स के लिए, फिलिप्स के लिए एक एनर्जी सेवर कॉस्ट यूनिट है। गोरमे के लिए एक ब्रेड कॉस्ट यूनिट है। लिखे लिखे लिखे, जल्दी जल्दी जल्दी। उसके बाद जे डॉट के लिए एक कुर्ता एक कॉस्ट यूनिट है, ठीक है जी। जे डॉट के लिए कॉस्ट यूनिट क्या होगा? एक कुर्ता, ठीक है जी। उसके बाद लिखें नेस्ले, नेस्ले के लिए कॉस्ट यूनिट क्या होगा? एक जूस, मेरे ख्याल में काफी है। यानी हम जो चीज बना रहे हैं, दो बातें करूंगा, एग्जाम्पल्स लिख ही रहे हैं, बस अब सुन लें, दो बातें करूंगा। ये कॉस्ट यूनिट की डेफिनेशन भी अलग से आनी है, वहां पे इंशाल्लाह वो डेफिनेशन भी याद कर लेंगे। अभी डेफिनेशन याद ना करो, अभी समझो ये है क्या, ठीक है। हम जो चीज बना रहे हैं, पंखे बनाने वालों की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक कहते थे ना, एसी बनाने वालों की जानिब से, तो हम जो चीज बना रहे हैं उस चीज, उस एक चीज जिसके ऊपर कॉस्ट इनकर होगी, या यूं कह लें जिसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने में हम इंटरेस्टेड होंगे। भाई अगर हम पंखे बना रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हमें एक पंखा कितने में पड़ना है ताकि हम उस पर प्रॉफिट ऐड कर सकें। हम एसी बना रहे हैं, हम कहेंगे हमें एक एसी कितने में पड़ता है, जो कह रहे थे ना, हमें एक ब्रेड कितने में पड़ती है, एक कुर्ता कितने में पड़ता है, एक जूस कितने में पड़ता है, ताकि हम उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करें और बेचें, ठीक है। बात समझ रहे हो? या यूं कह लो कि जी जिसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने में हम इंटरेस्टेड हैं, या इससे भी अच्छी डेफिनेशन, ऐसी चीज, ऐसी चीज, हंस के ना दिखाओ, जाग के दिखाओ, हाँ,
ऐसी चीज जिसपे कॉस्ट्स इनकर हो रही हैं। क्या मतलब, हम अगर एक पंखा बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, इसी पे लगना है, लेबर इसी पे लगनी है, ओवरहेड्स इसी पे लगने हैं, ये सारी कॉस्ट किस पे लग रही हैं, पंखे पे। हम एसी बनाने वाले हैं तो एसी पे, हम कुर्ता बनाने वाले हैं तो कपड़ा ला रहे हैं, फैब्रिक आ रहा है, सिलाई हो रही है, उस पर कढ़ाई हो रही है, ये क्या है, एक कॉस्ट यूनिट क्या है, जिसके ऊपर कॉस्ट्स इनकर हो रही हैं, जिसके ऊपर कॉस्ट्स लग रही हैं। बहरहाल कहानी तो बढ़ती जाएगी। बहरहाल कॉस्ट यूनिट क्या है, जिसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है, या यूं कह लें जिसके ऊपर कॉस्ट्स लग रही हैं डिफरेंट, ये क्या कहेंगे हम, कॉस्ट यूनिट। ठीक है, बात खत्म हो गई अब। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, जो एट्रीब्यूट हो सके इन फुल टू अ, एक ब्रेड पे कितना मटेरियल लगा, एक ब्रेड पे कितनी लेबर लगी, एक कुर्ते पे कितना मटेरियल लगा, एक कुर्ते पे कितनी लेबर लगी, एक कार पे, होंडा वालों के लिए एक कार क्या है, कॉस्ट यूनिट, एक कार पे कितना मटेरियल लगा, एक कार पे कितनी लेबर लगी। अब ये क्या है, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल। अगर हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट तो ये डायरेक्ट है, और अगर ना कर सकें तो यही मटेरियल, यही लेबर, ये क्या बन जाएंगे, ओवरहेड्स। ठीक है, तो आ जाओ अब डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन याद क्या करनी, याद ही है आपको। बहरहाल डायरेक्ट मटेरियल, दूसरी लाइन टिक कर लो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। इसको सीटीएम कर लेना बस, ये सीटीएम है आपको, मैंने आपको एक तरीका बताया है। डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन आती है, मटेरियल पूछे तो वही मटेरियल लिख देंगे, लेबर पूछे तो लेबर लिख देंगे। इनडायरेक्ट की डेफिनेशन आती है, मटेरियल पूछे तो मटेरियल लिख देना, नहीं तो लेबर। ठीक है, बहरहाल निशान तो लगा लें। ओके, आगे वो कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स मे कंसिस्ट ऑफ आइदर और बोथ रॉ मटेरियल सच एज ग्लास, मेटल, केमिकल, कंपोनेंट्स परचेज फ्रॉम। सुने, ये होंडा वाले जो गाड़ियां बनाते हैं, ठीक है, इसमें वो खुद अगर गाड़ी की बॉडी खुद बना रहे हैं तो वो मेटल खरीदेंगे, शीट खरीदेंगे, उसके बाद वो शीशे खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने टायर खुद बना के या खरीद के नहीं लगाने, बनाने नहीं होते। ठीक है, वो क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, बने बनाए टायर खरीद लेते हैं। गाड़ी की बॉडी खुद बनाई, ठीक है, गाड़ी का इंजन खुद बनाया होंडा वालों ने, लेकिन टायर जनरल वालों से, टोयोटा वालों ने, होंडा वालों ने जनरल वालों से टायर खरीद लिए। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल में रॉ मटेरियल भी हो सकता है, या कंपोनेंट्स ही बने बनाए अगर खरीद लिया आपने एक्सटर्नल सप्लायर से तो वो भी रॉ मटेरियल ही है आप लोगों के लिए, फिनिश गुड थोड़ा ही कहोगे, आपके लिए तो रॉ मटेरियल ही है। गाड़ी बनाने के लिए आपने वो जो सुजुकी वाले गाड़ी खुद बना रहे हैं, शीशे कहीं से बन के आ रहे हैं, ठीक है, साइड मिरर्स कहीं से बन के आ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, रिम कोई बना रहा है। तो अगर आपने बनी बनाई, सारी चीजें खुद थोड़ी बना रहे होते हैं, बनी बनाई कंप्लीट कंपोनेंट्स अगर कहीं से उठा लिए तो वो भी क्या कहला सकता है, डायरेक्ट। समझे हो? ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल may consist of either or both raw material such as glass metal, components purchased from an external supplier. For example, the direct material of a car manufacturer includes components purchased from other suppliers such as windows, wheels and tires. ठीक है जी, लेकिन ये याद यूद कोई नहीं करना, ये सिर्फ पढ़ना था, याद सिर्फ पहली लाइन कर ली हुई है हमने। हाँ, इन एग्जाम्पल्स में से कोई एक एग्जाम्पल अपने लिए आप याद रख लेना, बाकी सिर्फ पढ़ लो। ठीक है, जागते रहना। ओके, कॉस्ट यूनिट है, जूते बनाने वाली कंपनी के लिए कॉस्ट यूनिट है एक पेयर ऑफ शूज। डायरेक्ट मटेरियल क्या लगेगा, चमड़ा लगेगा, ग्लू लगेगी, नाखून लगेंगे, नेल्स, नाखून, अच्छा कील, सॉरी, और लेसेस लगेंगे यानी तस्मे। ठीक है जी, जागते रहो प्लीज, थोड़ा सा हिम्मत कर लो, बस 10 मिनट की क्लास रह गई है। ठीक है, हैं क्या क्या कह रहे हैं, आज तो क्लास को क्या, अच्छा मैंने पढ़ा, मैं खड़े होकर नहीं पढ़ाया, ये कहना चाह रहे हो तुम? अच्छा नहीं, कर लो जो करना है। क्या कहा था तुमने, बताओ, तुम ही ने कहा है, आवाज तो तुम्हारी थी, आवाज तो तुम्हारी थी। नहीं, अभी देखा भाई, मुझे पहचान है, ये तो नहीं था, तुम ही हो। क्या कह रहे थे आज क्लास को, शवाहिद मौजूद है आपके पास? सुने, और यार कुछ नहीं होता, बताओ, हिम्मत करो, अगर बोल दिया तो आंखों में आंखें डालो और बात करो। जाग रहे हैं, नहीं तो जाग गए हैं, कुछ सो भी रहे थे, है ना।
और क्या हाल है, ठीक हो? साथ वाला नहीं, तुम सो रहे थे कहना नाल दा सो रहे सी ओके ओके। ऑफिस चेयर, ये जो ऑफिस के अंदर चेयर्स पड़ी होती हैं, इन पे क्या मटेरियल डायरेक्ट लग सकता है? व्हील्स लग जाएंगे, स्टैंड बनेगा, कोई लकड़ी लग सकती है, कोई फोम लगेगा, कोई कपड़ा फैब्रिक लग जाता है, ठीक है? तो ऑफिस चेयर अगर कॉस्ट यूनिट है तो व्हील्स, अ स्टैंड, अ सीट विद सीट कुशन, बैक रेस्ट, आर्म रेस्ट एंड फैब्रिक यानी कपड़ा। उसके बाद कॉस्ट यूनिट अगर रेस्टोरेंट है तो उसके लिए एक कढ़ाई मील, वो क्या होगी? कॉस्ट यूनिट। और उस पर डायरेक्ट मटेरियल क्या लगेगा? इंग्रेडिएंट्स, ठीक है? कार, होंडा वालों के लिए कार एक कॉस्ट यूनिट है, डायरेक्ट मटेरियल स्टील, एल्यूमिनियम, विंडोज, लाइट्स, गियर बॉक्स वगैरह। हाउस, जो घर बनाने वाला है, बना के बेचने वाला ठेकेदार, उसके लिए एक घर क्या होगा? एक कॉस्ट यूनिट। उसके ऊपर क्या डायरेक्ट मटेरियल लग सकता है? ईंटें लगेंगी, सीमेंट लगेगा, बजरी, ठीक है? ओके। सर्विसेज माइट ऑल्सो इनकर सम इनडायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल फॉर कैटरिंग, रेस्टोरेंट डायरेक्ट, ठीक है जी। अच्छा, इसको रहने दे, बस लाइन ऐसे फजूल सी है जी। डायरेक्ट मटेरियल पढ़ा हमने, अब जंप करो और आओ 6.3.1 पे, इनडायरेक्ट मटेरियल। साथ ही मटेरियल पढ़ा ना डायरेक्ट, आप मटेरियल ही पढ़ लेते हैं इनडायरेक्ट। बताओ जरा इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? विच कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट, ठीक है जी। या मैंने आपको एक और बात भी कहा करता था मैं, या हम इतना एफर्ट करना जरूरी नहीं समझ रहे होते, याद है? हो सकता है एट्रीब्यूट कर जाए इन फुल, लेकिन हम कहते हैं यार जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस होनी है उससे ज्यादा तो हमने खर्चा कर देना उस इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने पे, ठीक है? तो रहने दो, जहां तो प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, ठीक है? चलें पढ़ते हैं डेफिनेशन। एन इनडायरेक्ट कॉस्ट is any cost that is not a direct cost. Oh sorry, ये तो पढ़ लिया है, नीचे है 6.3.1। indirect material are any material that cannot be attributed in full to the items being costed। ये cost unit की मुश्किल, वो cost, इसको काट के आप cost unit लिखो, आप सही वाली बात सामने आ गई। काटो, items being costed लिखा हुआ है ना, उसको काट के ऊपर लिखो cost unit का। हम क्यों बदले अब अपनी बात जो ज़हन में भाई? cost क्या, cost unit क्या था? item being costed कहा था ना, वही बात लिखी हुई है जी। पहली बस लाइन, इसको आप सीटीएम कर लेना, सिर्फ पहली लाइन को, ठीक है? इनडायरेक्ट मटेरियल बाकी पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल इज एन ओवरहेड कॉस्ट एंड मे बी क्लासिफाइड एज प्रोडक्शन ओवरहेड। जी हम यहीं पे रखा करते थे, इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाता था? ओवरहेड्स में, ओके जी। इनडायरेक्ट प्रोडक्शन मटेरियल इज अ मटेरियल दैट इज इनएक्सपेंसिव एंड हुज कॉस्ट इज इमटेरियल। ये बात आपसे ज़बानी किया करता था। These may include nails, nuts, bolts। अब आपको अगर नेल्स पीछे भी आ रहा था डायरेक्ट में, यहाँ पे इनडायरेक्ट में, और भाई फर्क है ना, फर्क है। एक जूता बनाने वाला बंदा जो है उसके तो 2-4 कील लगेंगे टोटल, ठीक है? लेकिन ये जो कुर्सी या मेज बनाने वाला है उसके कितने को कील लग जाएंगे? फिर जूते के अंदर कील, खूबसूरत खूबसूरत से कील लगाएंगे, ठीक है, जो नजर आते हैं। और वो कुर्सी के अंदर तो कपड़े में ही छुप जाना है कीलों ने, तो वो छोटे छोटे कील होंगे, वो जो मोची के पास पड़े होते हैं, तो वो तो सस्ते सस्ते कील आ जाते हैं, वो भी लगा के काम चल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो या डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर नहीं सकते, या इतनी इनएक्सपेंसिव चीज है कि हम जरूरत नहीं महसूस करते, इनडायरेक्ट में फेंक के प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर तो उसने आ ही जाना है, ठीक है? ये वाली बात बोला करता था, द एफर्ट ऑफ मेजरिंग देयर कॉस्ट इज नॉट वर्थ द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड। बात समझ आई? जितनी एफर्ट करके हम उनको अलग अलग करेंगे, वो सुपरवाइजर के पीछे एक बंदा और हायर कर लिया था, सिर्फ उन्हें की करना है जी, मिनट लिखने ने, इस गड्डी को इतनी देर खलोते, और फिर फर्क क्या पड़ना है यार? तुमने 15,000 पे एक और बंदा रख लिया जो सिर्फ ये देख रहा है कि इस गाड़ी के पास सुपरवाइजर साहब इतने मिनट इतने सेकंड खड़े हुए, इतने मिनट इतने सेकंड खड़े हुए, और उसको आप जो है ना सुपरवाइजर की कॉस्ट को डायरेक्ट लेबर बना रहे हो। छोड़ो यार, दफा करो, प्रोडक्शन की कॉस्ट में शामिल हो ही जाना है, ठीक है? याद है ये बात कही थी ना, तो वही उसने लिखा हो, ठीक है? कि वो या तो इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, और या फिर जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो नहीं सकती, या तो डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो नहीं सकती, या वो थोड़ी सी अमाउंट है, ठीक है? हम उसको जरूरत नहीं महसूस करते कि हम उसको एलोकेट करें इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट, क्योंकि उससे जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस होनी है उसकी एफर्ट जो उससे ज्यादा है, जितने काम की इन्फॉर्मेशन होनी है वो, ठीक है ना? तो डिसीजन मेकिंग को खास असर नहीं पड़ता उसका, तो इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट में फेंक देते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें कुछ चीजें हैं मौजूद, लिखें इसके साथ होमवर्क। एक दो चीजें इसमें आपको परेशान करेंगी, ठीक है? तो वो फिर मुझसे डिस्कस करनी है, ओके? चलें जी वापस आ जाएं। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, हाँ 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 हाँ,
ये 6 खत्म होगा तो बस होगी, नहीं तो नहीं होगी। जिसकी बस होगी चला जाए। सुन ले, बहुत आसान। नई बात तो अब आ रही, ठीक है, सुने। डायरेक्ट, हाँ, इसीलिए बस कुछ करते हैं, अब क्लास खत्म करते हैं। अब चाय जाके पी लेना है यार, पी लेना है। खड़े होना ना जरा, तुम ये खड़े होना जरा, ये खड़े होना जरा। नहीं 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 खड़ा होता, जाओ करो जाओ। अच्छा सुनो सुनो, टाइम कम है, ठीक है, सुनो। हम बात कर रहे थे डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। अब एक एग्जांपल आपके सामने कोट करता हूं, आप मुझे बताइएगा कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, फिर आप मुझे बताइएगा ये लेबर है या मटेरियल है, ठीक है। एग्जाम्पल इसी में लिखी हुई है, बाद में आप पढ़ लेना, टेंशन ना लो, सिर्फ सुनो। आपको कभी तजर्बा हुआ हो कि आपके आसपास करीब कुर्बो जवार में कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई हो, तो आपको पता होगा कि उसमें कुछ अरसा तो सिर्फ जो है वो बिल्डिंग की दीवारें बनती रहती हैं, और फिर एक वक्त आता है कि सारी बिल्डिंग की दीवारें कंप्लीट हो जाती हैं और छत पड़ने का टाइम आता है, जिसे कहते हैं लंटर डल रहा है, ठीक है जी। अब उस दिन अगर आप घर पे हैं, वो इतवार का दिन है, तो आपके सारे दिन जो है ना वो दिमाग के अंदर आवाजें आती रहती हैं, ठीक है, खास तौर पर अगर वो सात वाला घर है तो, ठीक है। अब वो आपको वो सारा सामान, वो खंबा और वो लिफ्ट सी और वो जो सीमेंट मिक्सर है और वो जो ड्र कर रहा है वो पीटर इंजन, वो ऐसी कोई चीज आपको नजर ही नहीं आई थी जब तक लंटर डलना शुरू नहीं हुआ था, ठीक है। अब अज्यूमिंग अज्यूमिंग कि वो जो ठेकेदार है उसने ये सारा सामान किराए पे मंगवाया। किस मंगवाया? किराए पे मंगवाया। और मिसाल के तौर पे इस सारे सामान का किराया उसको पड़ गया मिसाल के तौर पे 50,000, ठीक है। अब मुझे बताएं, जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार वो मकान बना रहा था, उसने ये जो 50,000 रुपए पे किए हैं, ठीक है, क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? क्यों? एक मकान उसके लिए कॉस्ट यूनिट है। कॉन्ट्रैक्टर का कॉस्ट यूनिट क्या होगा? एक मकान। और एक मकान पे 50,000 रुपए आपके लगे हैं, इमटेरियल कॉस्ट है। तो कील लगा है भाई, 50,000 रुपए कील है, कील 50,000 रुपए का आता है, आपको ये इमटेरियल है। एक तो इमटेरियल कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट काफी बड़ी है। दूसरा, डायरेक्टली एट्रीब्यूट भी हो रही है इन फुल। एक घर पे जी 50,000 रुपए इसके लगे हैं, तो पहली बात तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है कि नहीं है? डायरेक्ट कॉस्ट है या नहीं है? अब अगली लड़ाई पड़ गई, मटेरियल है? नहीं, मटेरियल तो नहीं है, नहीं है मटेरियल। मटेरियल इसमें डाल के ऊपर ले जा रहे हैं, मटेरियल ये नहीं है। जिसका मटेरियल होगा होगा, ठीक है। हमारा मटेरियल नहीं है, ना ही लेबर है। डायरेक्ट है, पर ना डायरेक्ट मटेरियल में रख सकते हैं, ना डायरेक्ट लेबर में रख सकते हैं। तो ये वो तीसरी चीज है जो मैंने आपको ज़बानी कहा था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के नीचे एक और चीज भी आती है जिसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये डायरेक्ट भी है क्योंकि इनएक्सपेंसिव भी नहीं है, नॉमिनल भी कॉस्ट नहीं, बड़ी कॉस्ट है, और डायरेक्टली एट्रीब्यूट भी हो रही है इन फुल, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो फिर इसको क्या कह देंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। और इन तीनों के टोटल का नाम होता है प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं जी इसको? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये बराबर होता है किसके? प्राइम कॉस्ट। अब क्यों नहीं आपके सवालों में क्यों ज्यादती की मैंने ये आपके साथ कि आपके सवालों के अंदर मैंने इसको लिखा ही नहीं? उसकी वजह भी यहां पर लिखी हुई है, वो पढ़ाता हूं अभी, फिर उसका छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अंदर नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते, डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर ही होता है। इसी वजह से हमारे सवालों के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस आया नहीं था। मैंने कहा मौका आने पे बता दूंगा, फिलहाल छेड़ा नहीं उसको, इसलिए जो चीज सामने आनी नहीं थी प्रैक्टिकली उसको फिर वहां पे छेड़ा नहीं गया था, ठीक है। आए आप जरा नंबर 3 में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है। डेफिनेशन तो वही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। आगे ये वाली लाइन जो है ना, इस वजह से हमारे सवालों में ये नहीं नजर आए थे। ये लाइन पढ़ो जरा, ये डेफिनेशन को आप सीटीएम कर लोगे ना, सीटीएम ही है आपको। ये पढ़ो, इन मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट कॉमन फॉर मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड डायरेक्ट कॉस्ट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ जस्ट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। तो वो हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को ही देख रहे थे सवाल करते हुए, तो हमें ये डायरेक्ट एक्सपेंस इसीलिए नजर नहीं आए थे, ठीक है ना, वरना होते ये हैं। इनकी जगह भी अब पता लग गई, ठीक है। एग्जाम्पल में नीचे यही एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। और आगे प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट है क्या और वो किस चीज से मिलकर बनती है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी पढ़िएगा और फुल कॉस्ट पढ़ के आइएगा कि ये फुल कॉस्ट है क्या, ठीक है जी।
कल इंशाल्लाह हाफ लेक्चर इसमें होगा मज़ीद कॉस्ट का। वो हाफ लेक्चर पहला है या बाद वाला है, ये एक मुअम्मा है जो कल ही खुलेगा।